नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी यह भी, जिसकी रचयिता हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म भानपुरा मंदसौर में हुआ, परंतु इनकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान में ही अजमेर शहर में हुई और इसके बाद इन्होंने अध्यापन कार्य कराया। इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच्चे त्रिशंकु ये कहानी संग्रह में है, और आपका बंटी महाभोज ये उपन्यास है। इसके अलावा भी इनकी कई रचनाएं हैं जो टेलीविजन पर पटकथाओं के काम में ली गई हैं। और एक कहानी यह भी के बारे में बताया कि एक आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य से मतलब इन्होंने अपने जीवन के बारे में इसमें लिखा है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मानों को मिले हैं, जिनमें है भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार। मनु भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्पी की जो सादगी है वह प्रामाणिक अनुभूति देती हैं हमें। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। एक्चुअली क्या है, इनके जीवन पर जो प्रभाव था पुरुषवाद और स्त्रीवाद का, उसका प्रभाव इनके जीवन के साथ इनकी रचनाओं में भी देखा जाता है। थोड़ा सा परिचय दिया गया है यहाँ पर। एक कहानी यह भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। जो भी हमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है वह उनकी सिलसिलेवार रचनाएं नहीं है जिसमें कि उनकी आत्मकथा लिखी गई हो, पर अलग अलग जगह पर उन्होंने अपने बारे में बताया है। उसी के आधार पर हम इनके जीवन के बारे में, जीवन वृत्त को जान सकते हैं। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ अपना व्यक्तित्व का वर्णन किया है और साधारण सी लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को भी उन्होंने प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा, वो भी उसमें भागीदारी उन्होंने निभाई थी। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का जो तरीका है वह देखते ही बनता है। अब हम इनकी रचना पढ़ेंगे। एक कहानी यह भी के नाम से इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। इसमें यह आत्मकथा के रूप में है, इनका आत्मकथ्य है। अपने जीवन की कुछ घटनाएं या अपने जीवन के कुछ इस तरीके के वर्णन किए हैं जो अपने पिता के और अपनी बहन और अपने शिक्षिका के बारे में लिखा, जिससे हमें इनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थीं। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। ये कहते हैं कि जो हमारे 2 मंजिला मकान था अजमेर में, उनका वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ऊपरी भाग था या ऊपरी हिस्सा था उसमें पिता रहते थे और उनकी पूरा साम्राज्य स्थापित था, यानी कि उसमें कोई नहीं जा सकता था। वह केवल अपनी किताबों के बीच में रहा करते थे, मतलब साहित्यकार थे उनके पिता। और माँ के लिए इन्होंने कहा कि वह व्यक्तित्वहीन, इनका मतलब कहने का तात्पर्य है जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे व्यक्तित्वहीन की श्रेणी में इन्होंने रखा। ये इनके खुद के विचार नहीं है, ऐसे लोग या इनके जो चारों तरफ के लोग थे या समाज का एक, हम ये कह सकते हैं कि समाज का विचार ऐसे थे कि उनकी माँ के प्रति कि वह व्यक्तित्वहीन थी, या उन्होंने अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में कभी भी विचार नहीं किया, इसलिए उनको व्यक्तित्वहीन बताया लेखिका ने। हम सबकी इच्छाओं और पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वह हमेशा तैयार रहा करती थी। अजमेर से पहले, अब एक बता रहे हैं, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे, ओहदों मतलब पद पर पहुंचे, और ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे।
एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। यहाँ पर लेखिका अपने पिता के बारे में बता रही हैं कि उनके पिता, जब इससे पहले हम लोग इंदौर थे तो इंदौर में उनका जो व्यक्तित्व उनके पिता का कैसा था या उनका कैसा जो आर्थिक स्थिति कैसी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दरियादिली दिखाई। और ये कहना चाहती हैं कि एक तरफ क्रोधी भी थे, मतलब उनके पिता का विरोधाभास बता रही हैं व्यक्तित्व में कि कोमल स्वभाव के भी थे, संवेदनशील व्यक्ति थे ही, साथ में बहुत क्रोधी और अहंकारी भी थे, क्योंकि वह केवल शिक्षा पर उपदेश नहीं दिया करते थे, उसको करके दिखाया करते थे। क्योंकि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने कई बच्चों पर या कई विद्यार्थियों पर अपने पास रख कर के उन्हें पढ़ाया, उनका खर्चा वहन किया था। अब आज बता रही हैं, आज मतलब जो अजमेर में वो जब आ गए हैं तो उनकी थोड़ी स्थिति शायद चेंज है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। ये कहती हैं ये सब मैंने केवल सुना है कि पिता ने ऐसा ऐसा किया और वो इस तरीके के स्वभाव वाले थे। अब देखा तब तो, अब जब मैंने उनको देखा, मतलब जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई और जब उन्होंने पिता को पहचाना तो उसके उन गुणों के, जो गुण हमने ऊपर बताए कि पिता ऐसे थे, दरिया दिल थे और कांग्रेस से, समाज सेवा से जुड़े हुए थे, उसके भग्नावशेष अवशेष बचे थे। ढोते पिता को देखा, मतलब केवल उसके बहुत छोटे छोटे अंश बाकी बचे थे उनके व्यक्तित्व में। आगे कहती हैं, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। तो इसका क्या कारण बताया उन्होंने कि वहाँ पर जब इंदौर में थे तब उनका आर्थिक जो स्थिति थी वह अच्छी थी और अब उनका आर्थिक स्तर कमजोर हो गया था, इसलिए वह अजमेर आ गए थे। झटके के कारण मतलब एक बहुत बड़ा डिफीट उनके जीवन में आया और वह अजमेर शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। साहित्यकार है, जैसा मैंने पहले भी बताया उनके पिता, तो वहाँ उनकी जो रचना इंदौर से चल रही थी, उस रचना का जो अंतिम हिस्सा या जो आधा हिस्सा बचा था उसको उन्होंने अजमेर में आके पूरा किया, वह था शब्दकोश। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, मतलब धन नहीं मिला उनको इस शब्दकोश को निर्माण करने से, प्रतिष्ठा मिली और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। तो बता रहे हैं कि मेरे पिता का जो स्वभाव था, जो उनका व्यक्तित्व में जो सकारात्मकता थी, वह सारी शायद इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि उनका आर्थिक स्तर, जो उनके जीवन का आर्थिक स्थिति थी, वो कमजोर हो गई, इसलिए उनका स्वभाव में भी नकारात्मकता आ गई, ऐसा लेखिका मानती हैं। आगे कहती हैं, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहंकार उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदारी बनाएं। ये कहते हैं कि पिता का स्वभाव ऐसा हो गया था यहाँ आने के बाद कि वह अपने बच्चों को भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताना उचित नहीं मानते थे। उनका अहंकार उस चीज़ की अनुमति नहीं देता था, मतलब वो ये मानते थे अगर मैंने अपने बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया या अपनी जो भी स्थिति, वास्तविक स्थिति के बारे में बताया, तो बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति के बारे में अपने बच्चों से चर्चा नहीं की। उसका कारण लेखिका बताती हैं कि उनका अहंकार था। आगे कहती हैं, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। वह माँ पर क्रोध क्यों करते थे, इसका कारण बता रही हैं लेखिका। वो सोच रही हैं कि शायद यही कारण था कि जो उनकी नवाबी आदतें थी, जब धन बहुत था उनके पास तो उनकी आदतें इस प्रकार की थी बड़े लोगों जैसी, और जो महत्वाकांक्षाएं थी वह अधूरी रह गई थी, वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो उसका जो और शीर्ष पर से जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो बहुत ऊपरी स्तर पर थी और अब वह नीचे की ओर सरक रहे थे, यानी कि आर्थिक स्थिति नीचे दिन ब दिन गिर रही थी। इसकी वजह से वह हमेशा माँ पर क्रोध किया करते थे और माँ कांपती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। क्या कहना चाहती हैं लेखिका कि जो उनके पिता थे वह आंख मूंदकर सब पर विश्वास किया करते होंगे, मतलब उन्होंने सुना होगा अपने जीवन में अपनी माँ से या किसी और से कि वह जो आंख मूंदकर सब पर विश्वास किया करते थे, पर अपनों ने, उनके जो अपने थे, करीबी थे, उन्होंने उनको विश्वासघात दिया और जिसकी वजह से वो उनका नेचर, उनके पिता का नेचर ऐसा हो गया था कि वह सब पे शक किया करते थे, वरन अपने बच्चों पर भी, जो उनके
पुत्र और पुत्री थे उन पर भी शक किया करते थे। इसलिए लेखिका ने कहा कि हम भी उनकी जो शक्की स्वभाव था उसके दायरे में कई बार हम भी उस चपेट में आया करते थे। पर ये पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। अब हम जैसे सोच रहे हैं कि आत्मकथा है या ये कौन सी कहानी कहने जा रही हैं, तो उन्होंने खुद ने स्पष्ट किया एक पेज के बाद कि यह पितृगाथा जो मैं पिता के बारे में बता रही हूँ वो इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मतलब क्या कहना चाहती हैं यहाँ पर लेखिका कि मैं अपने पिता का वर्णन, जो मैंने स्वभाव का वर्णन या कारण बताया, वह इसलिए नहीं कि मैं उनका यशोगान करना चाहती हूँ या उनके व्यक्तित्व का वर्णन कर रही हूँ, बल्कि इसलिए कि उनकी कौन सी बातें या कौन सा नेचर स्वभाव जो मेरे व्यक्तित्व में आ गया है और जाने अनजाने मैं उसके उन स्वभाव को अपने जीवन में ढाल चुकी हूँ, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया है, ऐसा वो बताना चाह रही, इसलिए उन्होंने उनके पिता का वर्णन किया। आगे कहती हैं, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लिखी है लेखिका ने। लेखिका बताती हैं कि जो मेरे पिता के बारे में मैंने वर्णन किया वो इसलिए किया क्योंकि उनकी कई चीज़ें के कारण मेरा जो व्यक्तित्व है वह उसमें प्रभाव पड़ा, मतलब वो उनका व्यक्तित्व प्रभावित हुआ अपने पिता के स्वभाव के कारण। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया कि मेरा जो रंग था वह काला था और मैं दुबली मरियल भी थी, और जो मेरे पिता हैं उनकी कमजोरी थी, यानी उनको वही लोग पसंद थे जो गोरे चिट्टे हों, हंसमुख हों। तो उनकी बहन ऐसी थी, इसलिए वो हमेशा उन बड़ी बहन जो सुशीला थी उससे लेखिका की तुलना किया करते थे, जिसकी वजह से लेखिका में हमेशा हीन भावना अपने लिए एक ऐसी ग्रंथि, इस तरीके का उनमें हार्मोन्स स्रावित होने लगे कि वो अपने आप को इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बावजूद भी अपने आप को हीन छोटा समझती हैं। वह उस चीज़ से उबर नहीं पाई, मतलब मानसिक रूप से उन पर इतना प्रभाव पड़ा इस चीज़ का, उनके पिता के स्वभाव का या पिता की तुलना करने के स्वभाव का, कि आज भी वह उस चीज़ से उभर नहीं पाई। अपने आप को वह अच्छा या जिस तरीके से उनको सम्मान मिला उसके अकॉर्डिंग वह अपने आप को ढाल न पाई। मतलब जो बचपन में मानसिक स्थिति होती है बच्चों की, इसीलिए कहा जाता है कि आज के वातावरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो बचपन में बहुत छोटी उम्र में जो अडॉप्ट कर लेते हैं, जो अपने दिमाग में सोच लेते हैं, वह बड़े होने के बाद भी उनके दिमाग से नहीं निकलता। अचेतन मन में जो भावनाएं चली जाती हैं वह कभी भी निःसृत नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में पेरेंट्स को अपने जो पेरेंटिंग करते समय, यानी कि अपने बच्चों का जो व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है उस पर बहुत भागीदारी निभानी चाहिए। उन्हीं के जो स्वभाव है उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, उनके व्यक्तित्व पर आता है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो जाती हूँ। वो कहते हैं कि मेरा जो नेचर है, मेरे स्वभाव में जो ये चीज़ आ गई कि कोई भी जब मेरी प्रशंसा करता है, लेखन की प्रशंसा करते हैं, तो मैं अपने आप को सिमेट लेती हूँ, यानी कि मैं अंदर से मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये शायद मैं डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि उन्होंने बचपन से हमेशा दूसरे को ज़्यादा और अपने आप को हीन भावना में देखा है। आगे कहती हैं, शायद अचेतन की किसी परत के नीचे, देखो अचेतन मन के मतलब अचेतन मन के किसी परत के नीचे, परत ने लेयर के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा ही नहीं कर पाती। यानी कि उन्हें आज भी लगता है कि नहीं, मैं इसको डिजर्व नहीं करती, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि अचेतन मन में गहरा ऐसे परतों में समा गया कि मैं हीन हूँ या मैं छोटी हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं बुरी हूँ। तो वह आज भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। फिर कहती हैं, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। क्या मैंने जो भी प्राप्त किया अपने जीवन में, जो भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त की, वह केवल स्वभाव से, मेरी लेखन क्षमता से नहीं, बल्कि केवल तुक्के से। तुक्के का मतलब है कि मुझे बाय लक मिल गया है, मतलब मैंने मेहनत नहीं की, केवल मुझे किस्मत से मिला है। इसलिए वह कहती हैं, मैं सिमट जाती हूँ। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी बनना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है।
ये कहती हैं कि जो पिता शक किया करते थे और उसके शकी स्वभाव के कारण मैं खुद उन पर इरिटेट होती थी, नाराज होती थी। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो शकी स्वभाव मुझ में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आगे कहते हैं, बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, क्योंकि उनको भी अपने से, जो उनके अपने थे उन्होंने उनको शक की, जो शक का स्वभाव था वो दिया था या उसकी वजह से पैदा हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया, इसलिए सबको वह विश्वासघाती की नज़र से देखा करते थे। और ऐसा ही कुछ लेखिका के साथ है। होश संभालने के बाद से ही, मतलब जब से मैं कॉन्शियस हुई, मुझे अपने जीवन के बारे में पता है, तब से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वो तो न जाने कितने रूपों में मुझमें हैं। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, कि वो तो न जाने कितने रूपों में है। मतलब जिन पिता से मैंने होश संभाला, जब से, मतलब जब से मैं थोड़ी समझदार हुई, तब से मैंने पिता को जाना, उनके स्वभाव को जाना, तो मेरी और पिता के विचारों में हमेशा क्या चलता, मतभेद चलता रहता था। पर फिर भी वह जाने कितने रूपों में मेरे पिता मेरे स्वभाव में समा गए हैं। मतलब मेरे स्वभाव में उनके स्वभाव की बातें विद्यमान हैं। कई कुंठाओं के रूप में, कभी तो वह कुंठाओं के रूप में, जो कि कुंठा उन्होंने आगे बताई, पहले बताई कि वह अपनी बड़ी बहन से उनकी जो बराबरी या तुलना की जाती थी, जिसकी वजह से उनके जीवन में कुंठा आ गई। फिर कहते हैं कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, जो शकी स्वभाव है वह उसका प्रतिक्रिया के रूप में उनके स्वभाव में समा गया। फिर कहते हैं कहीं प्रतिछाया के रूप में, मतलब उनका जो शारीरिक सौष्ठव था वह भी पिता के ऊपर ही था। इसलिए कहते हैं कि मेरे पिता मुझ में समाये हुए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि जिन पिता से मेरा हमेशा मतभेद रहा करता था, वही पिता कहीं ना कहीं मुझ में समाये हुए हैं, तो ये चीज़ें बताएंगे हम, कुंठा के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में और प्रतिछाया के रूप में। लेखिका मानती है कि जो कुंठा है मेरे जीवन में आज है, वह पिता के स्वभाव के कारण है। पिता ने जो मुझसे और मेरी बहन से जो बराबरी या तुलना का स्वभाव रखा, उसकी वजह से, और जो प्रतिक्रिया का स्वभाव, जो शक की मिजाज रखना, वह भी मुझे पिता से मिला। और प्रतिछाया के रूप में जो शारीरिक सौष्ठव मिला, वह भी उनको पिता से ही प्राप्त है। आगे कहते हैं, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। क्या कहती हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले, कि बाहरी रूप से जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनसे और हमारा जो शारीरिक सौष्ठव अलग अलग है, अगर हमारा शरीर अलग अलग दिखाई देता है, तो अगर हम ये माने कि हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं उसमें और हम में कोई साम्यता नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं, तो क्या उनको एहसास नहीं होता, लेखिका पूछ रही हैं, क्या उनको एहसास नहीं होता कि आसन्न अतीत, आसन्न यानी अभी अभी जो बीता है भूतकाल, उसमें किस कदर, किस तरीके से वह हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में और हमारे विचारों में समाया हुआ है, क्या उसका एहसास नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता। कहने का मतलब है, लेखिका कहना चाहती हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, पिता हो, माँ हो, या हमारा जो भी आसन्न भूत का मतलब है जो हमारी पीढ़ी से बिल्कुल पुरानी पीढ़ी है, उससे बिल्कुल जस्ट पहले वाली पीढ़ी है, उसका स्वभाव, उसके विचार किसी न किसी रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहते ही हैं। इसका हमें अनुभव करना चाहिए। हम ऐसा सोचें कि नहीं, वो उनमें और हम में बहुत भिन्नता है, तो ये गलत है। फिर आगे कहती हैं, हम दूसरी समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि समय और परिस्थितियां बदल जाएं, पर और हम ये सोचें कि आज का समय ऐसा है, हमारे पूर्वजों का दृष्टिकोण ऐसा था, विचार ऐसे थे, हम ऐसे नहीं हैं, परंतु ऐसा कहना गैर वाजिब है। वो कहना चाहती हैं कि अगर हम ऐसा कहें कि हम और जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे हमसे पहले वाली जो पीढ़ी है बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं होता। भले परिस्थितियां अलग हों तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा रेस्पॉन्स अलग है, परंतु वास्तव में कुछ न कुछ अंश में वह हमारे अंदर ही विद्यमान रहते हैं। आगे कहते हैं, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। इन्होंने बार बार अपनी माँ को बेपढ़ी लिखी लिखा, क्योंकि उनकी जो माँ अनपढ़ होने के कारण उन्हें अपने जीवन में शायद बहुत बेइज्जती बर्दाश्त की होगी, इसीलिए वो बार बार उनको बेपढ़ी माँ लिख रही हैं। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। वो कहते हैं कि जब भी सहन शक्ति की बराबरी की जाती है ना किसी से भी, तो धरती से की जाती है, तो वो कहते हैं कि धरती से भी ज़्यादा, लेखिका कहती हैं कि जिस प्रकार धरती में उसको भले कितना भी खोदो या उसमें से कितने भी मिनरल्स वगैरह जो भी हैं हम निकाल लें, पर धरती फिर भी उफ तक नहीं कहती है ना। मनुष्य उसके साथ कितनी ज्यादती करता है और गंदगी फैलाता है, प्रदूषण करता है। इसी तरह से वो कहती हैं धरती से भी ज़्यादा उनमें धैर्य था, उनकी माँ में इतना धैर्य और सहन शक्ति थी कि उनको कुछ भी कहो पर वह कभी उफ तक नहीं करती थी।
आगे कहती हैं, पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। मतलब जो पिता जाति करते थे, मतलब उनको अनुचित उनके साथ व्यवहार किया करते थे, उनका जो सम्मान है या उनका स्वाभिमान है उसको बार बार चोट पहुंचाया करते थे, उसको वो अपना प्राप्य यानी अपना भाग्य समझती थी। और बच्चों की जो फरमाइशें होती थी, जो उनकी इच्छाएं होती थी, उनको जिद को अपना फर्ज समझकर, अपना कर्तव्य समझ करके बिल्कुल सामान्य रूप से सहज भाव से उसको स्वीकार करती थी और उसको पूरा किया करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा भी नहीं, केवल दिया ही दिया। लेखिका अपनी माँ के लिए कह रही हैं कि उन्होंने अपने जीवन से कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी और पिता इतने महत्वाकांक्षी थे। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति में उपजा हो माँ के साथ था। तो इनका जो भाई बहन थे वह सब माँ से ज़्यादा लगाव रखते थे, क्योंकि माँ का स्वभाव ही ऐसा था, है ना, केवल देने का काम था, लेने का कुछ भी नहीं। तो वो कहती हैं शायद सहानुभूति के कारण, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि माँ के ऊपर बहुत ही अनुचित माँ से व्यवहार किया जाता है, इसलिए सहानुभूति की वजह से उनके अंदर, बच्चों के अंदर माँ के प्रति बहुत अधिक लगाव था। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। क्या कहती हैं वो, कि वह जो माँ का जो व्यक्तित्व था और उनमें जो उन कर्तव्य समझकर और भाग्य समझकर जो वो किया करती थी, वह केवल मजबूरी में था, है ना। असहाय थी वो, निहायत ही असहाय थी, मतलब वो मजबूर थी, इतनी मजबूर थी कि जो उन्होंने जो भी त्याग किया, है ना, जो भी उनका स्वभाव रहा वह केवल मजबूरी वश किया गया। इसलिए लेखिका कहती है मैंने कभी भी उसको आदर्श नहीं बनाया, आइडियल नहीं बनाया कि मैं भी अपने जीवन में आगे जाकर माँ की जैसी त्यागी और सहनशील बनूं। उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता, वो कहती ना तो उनका त्याग और नहीं उनकी जो सहिष्णुता थी यानी बर्दाश्त करने की क्षमता थी, मैंने कभी भी अपने जीवन में आदर्श नहीं रखा। खैर जो भी हो, ये सब पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब वो कहती हैं कि जो पिता और माता से संबंधित जो मैंने बातें कही उनको यहाँ समाप्त कर कर मैं अपने बारे में बताती हूँ। लेखिका कहती हैं, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलों, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। लेखिका कहती हैं कि बचपन में उन्होंने सब खेल खेले जो लड़के खेलते थे, परंतु जो भाई थे उनका दायरा, मतलब उनका जो क्राइटेरिया था, घर से बाहर भी खेला करते थे, पर हम लड़कियां होने के कारण घर में खेला करती थी। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेखिका आगे कहती हैं कि पर हाँ, ये बात मैं कहना चाहूँगी कि घर में का मतलब ऐसा नहीं था कि घर के चारों दीवारों में ही हम रहते थे। घर का मतलब था मोहल्ला, हमारा जो कॉलोनी थी उसमें सब बच्चों के साथ हम खेला करते थे। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही होते थे या थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। ये कहती हैं कि जो हमारा कल्चर चेंज हो गया, हमारी संस्कृति चेंज हो गई कि हम हमारे लिए जिएंगे, है ना, हम किसी के लिए नहीं जिएंगे, और हमने फ्लैट में अपने जीवन को, अपने जो मोहल्ले को या हमारी जो सोसाइटी है उसको सीमित कर लिया, अपने फ्लैट में रहना। तो ये कहती हैं कि यह मुझे इससे बहुत अधिक क्या है, मुझे से मतलब इस पाबंदी से मुझे बहुत एतराज़ है, वो इसको पसंद नहीं करती, क्योंकि उनका बचपन पड़ोस में और अपने मोहल्ले में बच्चों के साथ गुजरा और उसको बहुत याद करती हैं। इसलिए कहती हैं कि ये जो परंपरागत जो पड़ोस कल्चर है उससे बच्चों को दूर कर दिया, ये सही नहीं है। इससे मुझे असुरक्षा का भाव, संकोच का भाव और असहायता का भाव मालूम होता है, मजबूरी सी लगती है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। उनको वही कल्चर पसंद है जहाँ पर पड़ोस कल्चर जिसे हम कहते हैं, परंपरागत जो पड़ोस कल्चर है वह पसंद है। उनकी वह
लेखिका उसको पुरजोर कोशिश करती है कि ऐसा ही बचपन होना चाहिए। अब वो बताती हैं कि उस पड़ोस कल्चर से मुझे क्या मिला। वो कहती हैं कि जब मैंने लेखन आरंभ किया तो प्रारंभिक कहानियाँ मेरे उस मोहल्ले के ही किरदार हुआ करते थे। फिर आगे कहती हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया था, एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। जो मेरी दर्जन भर कहानियां हैं उसमें से अधिकतर पात्र मेरे मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपना बचपन बिताया और वहां जहां मेरा किशोर अवस्था प्रारंभ हुई। उसी उन्हीं लोगों के बीच में मैंने अपनी कहानियों के जो किरदार हैं तय किए और उन किरदारों को मैंने लिखा। जब भी उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया ना, तब उनका जो प्रारंभिक रचनाएं थी वह उन लोगों पर ही आधारित रचनाएं थी, ऐसा कहना चाहती हैं। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। जब उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया, लेखन में आई, और जब उन्होंने बचपन से वह कहानियों की शुरुआत की, कहानियों की शुरुआत उन्होंने अपने बचपन के दायरे से शुरू की, तो उनको पता चला कि उनकी छाप मेरे हृदय पर, मेरे मस्तिष्क पर कितनी गहरी है। मुझे सारी चीज़ें आज भी वैसे की वैसे पता है। इतने वर्षों के किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। जब वो कहानियां लिखने लगी ना, तो इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमाएं, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था। इतने वर्षों बाद लिखना शुरू किया, पर जो बचपन और किशोर अवस्था की घटनाएं थी, जो मित्र थे, दोस्त थे, सहेलियां थी, वह सबकी भाव भंगिमाएं, भाषाएं, उनको सब कुछ याद था। बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वह उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, ये मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। लेखिका कहती हैं कि एक रचना है इनकी महाभोज, उसमें उन्होंने दास साहब का वर्णन किया है, जो भी उनके मोहल्ले से ही, उनकी पड़ोस के ही एक व्यक्ति थे। तो उनका व्यक्तित्व उन्होंने किस तरीके से महाभोज रचना में प्रकट किया या लिखा है, वह खुद भी इस चीज़ से आश्चर्यान्वित हैं कि मैंने किस तरीके से उनका वर्णन ऐसा का ऐसा कर दिया, जैसे कि वह मैंने उनको अनुभव किया था या बचपन में देखा था। आगे लेखिका कहती हैं, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, केवल 10वीं पास हो, और जो 16 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हो उनकी शादी की योग्यता थी, मतलब उनको विवाह कर दिया जाता था, उन्हें विवाह योग्य समझा जाता था। सन 44 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। वजूद यानी अस्तित्व का, मेरी पर्सनालिटी इस घर में क्या है या मैं किस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट करती हूँ, इसका उन्हें एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। जब सब भाई बहन चले गए, दोनों बड़े भाई और बड़ी बहन जब चली गई, तो पिताजी का ध्यान भी उन पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। उन बहसों का बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। प्रिय शगल था ना, उनका शौक था, उनकी स्टाइल थी। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं पर बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। ये 44 की बात बता रही हैं कि 44 में जब सब भाई बहन चले गए, तब पिता के सामने पिता की नज़र उन पे गई या उन पे ध्यान गया और वह कहते थे कि तुम्हें खाना बनाने की या घर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम केवल जो राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी और जो चर्चाएं हुआ करती थी उनमें भाग लेने के लिए वह उन्हें उत्साहित करते थे। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था। 42 के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद तो सारा देश में आग लगी थी, क्योंकि उस समय भारत के विभाजन की बात भी उठ खड़ी हुई थी। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। जो क्रांतिकारी, जो देशभक्त थे, जो शहीद हो जाया करते थे, उनका जो रोमानी आकर्षण था, रोमानी आकर्षण का मतलब होता है उनका जो व्यक्तित्व था, उन्होंने किस तरीके से भारत पर बलिदान हो गए, किस प्रकार से उन्होंने भारत के शहीदों में या शहीद होने के लिए उन्होंने किस प्रकार प्रयास
प्रयास किया, इन सब चीज़ों के प्रति उनका आकर्षण था, है ना। उनकी कुर्बानियों से, जो उन्होंने भारत के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके लिए उनका मन, जो लेखिका है उनका मन हमेशा आक्रांत, क्रोधित रहता था कि जो ब्रिटिश लोगों ने हम पर कितने अत्याचार किए हैं और जिसकी वजह से जो शहीद हैं या जो क्रांतिकारी हैं कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। इसका दूसरा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।